नमस्कार सभी को। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और बी फार्मेसी में भी इसको मेंशन किया गया है। ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ लिया है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट बना के प्रॉपर ऐड करके चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, है ना। और उसका नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो सेकेंड चैप्टर हमने शुरू किया था जिसमें मेनली जो उसका हेडलाइन था उस चैप्टर का ये था ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ लिया है। उसके बाद फिर एक कैटेगरी थी जिसमें पढ़ना था ड्रग्स के बारे में, डिफिनीशन था, है ना। फिर क्लासिफिकेशन था, ओके। फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें जान लिया है कि भैया फार्माकोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ ड्रग। तो ये अब ड्रग्स का सिलसिला जो है शुरू हो गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही थी, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फिर था इसका इंडिकेशन, यहीं पे डोज भी था उसके सीक्वेंस के हिसाब से, और कंट्रा इंडिकेशन था, कंट्रा इंडिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो हमने जो है ये सिलसिला शुरू कर दिया है, बहुत बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से प्रयास किया है करने का। तो उसमें हमने एक दो वीडियो लेक्चर अपलोड भी कर दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो है वीडियो लेक्चर जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स पे था, कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। और दूसरा जो है इसी का था, सेम चीज़ें थी लेकिन थोड़ी सी दिक्कत थी, उल्टा पोर्शन था या उल्टा एक्शन करने का दवाइयों का जो है बिहेवियर था, तो वो था एंटी कोलिनर्जिक, है ना, एंटी कोलिनर्जिक। अब जो है कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उल्टा जो होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसी पैरासिम्पैथेटिक को ही जो सपोर्ट करे उसी को कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते थे, है ना। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करे उसे कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते थे, और उसके विपरीत जो काम करे उसी को एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते थे। ये सिंपली हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा जरूर से, मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप होम पेज पे खोज सकते हैं। आप वैसे ही बेहतर हैं चीज़ों को पढ़ने में और इन सब में आप उत्सुक रहते हैं, है ना। ओके, तो वेल डन, आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और जो भी नई नई चीज़ें हैं सीखिए, और दिक्कतें जो हैं उनको आप एबल हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ डोंट फ्रस्ट्रेटेड, आप निराश मत होइए। ओके ब्रदर, चलिए, तो हम जो है आज का टॉपिक हमारे होने वाले हैं, अब सेम ये चीज़ें हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पढ़ लिया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना, उससे रिलेटेड थे। अब हमको पढ़ना है कौन सा, सिंपैथेटिक। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, दो टाइप की ड्रग। पहला रहेगा एड्रीनर्जिक ड्रग्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए नोट्स प्राप्त है आपके पास, एकदम प्रॉपर मिल जाएगा आपको, है ना। एड्रीनर्जिक ड्रग, ओके। और दूसरा रहेगा क्या, इसी के विपरीत एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, है ना। तो ये दोनों आपको आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे, मुश्किल से एक टॉपिक को 15 मिनट में और दूसरे टॉपिक को 15 मिनट में, तो 30 मिनट में ये दो टॉपिक आप पढ़ लेंगे प्रॉपरली, एकदम ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बस ये जानिए कि अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह या उसको जो सपोर्ट करे उसे एड्रीनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, और जो उसके विपरीत काम करेगा उसे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। तो सिंपल है, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और ये पैरासिम्पैथेटिक के विपरीत जो होता है क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके संबंधित है ना। तो इन्हीं चीज़ों को आज कवर करते हैं, ये दो चीज़ें जो एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक को। और आप ये कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो लेक्चर उपलब्ध है हमारे चैनल पे, ठीक है ना ब्रदर। क्योंकि आप सीक्वेंस से पढ़ते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, आप चीज़ें समझते जाएंगे। अभी मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे मैं बताऊँगा कि जो उससे रिलेटेड था कोलिनर्जिक ड्रग्स से। तो वैसे ही एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रीनर्जिक को आज शुरू करते हैं बेहतर ढंग से। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। चलिए, कापी पेन वगैरह लेके आप बैठ जाइए और प्रॉपर पढ़ते रहिए। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, आप डिफिनीशन वगैरह प्रॉपर लिखना सीख लीजिए। बहुत से लोगों को पेपर के दौरान ऐसा होता है दिक्कत है कि वो लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पेपर में नंबर कम आ जाता है। तो चलिए लिखते हैं।
डिफिनेशन में क्या है, दोज ड्रग्स आर काजिंग स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बाय बाइंडिंग और सोज इफेक्ट लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसी दवाइयाँ हैं जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपको पता है कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे। कैसे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही। ऐसी दवाइयाँ एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं जो रिसेप्टर से जुड़ के, कौन से रिसेप्टर? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जुड़ के उसको स्टिमुलेट करें, उसको और बढ़ावा दें कि भाई चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो ऐसा जब काम करे तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं उसे। तो वही बात बोल रहा है, उसी को लिख रहा है। इट आल्सो नोन एज सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट और एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। समझ आ रही बात? एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एगोनिस्ट जो काम को बढ़ाए और एंटागोनिस्ट जो काम को रोके। तो वही बात है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट पूछ दे, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पूछ दे, एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोल दे, आपको लिखना यही मैटर की दोज टाइप ड्रग्स विच बिहेव लाइक या विच एक्ट लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज एड्रेनर्जिक ड्रग्स। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे रिसेप्टर थोड़ा सा जान लेंगे कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं भैया। द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रेनो रिसेप्टर्स भी इसे बोलते हैं, आर टू टाइप्स, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ये दो प्रकार के होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था वो हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ाए थे, तो उसमें भी हमने ये रिसेप्टर्स जाने थे जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैनिक रिसेप्टर। तो वैसे ही सेम इसमें भी तो कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है ना। ओके, चलिए तो इसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा के दो रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और बीटा के दो हैं, बीटा 1 बीटा 2। तो इन्हीं चारों के वजह से पूरा ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स काम कर पाएगा, क्योंकि ये ड्रग्स जो है जब तक इनसे जुड़ेंगी नहीं ना भैया, तो अपना ये दवाई का कोई रोल नहीं रह गया। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, दवाई खोज कर रहे हैं, अगर इन रिसेप्टर का शरीर में ना उपस्थिति हो तो ये दवाई बेकार है भैया। तो फिर दवाई कहेगा क्या, मैं तो टूट गया भाई। चलिए तो समझ लेते हैं। तो यहीं पे देखिए होता क्या है क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, यानी कि जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हैं या उसको बढ़ावा देती हैं उसके काम को, तो उनको किन किन दवाइयों में कैटेगरी में बांटा गया है। तो जैसे कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है काम के हिसाब से, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग। एक जो डायरेक्ट काम कर दे और इनडायरेक्ट और मिक्स एक्टिंग। अब इसको ऐसे समझिए ना, जैसे कि डायरेक्ट एक्टिंग का क्या मतलब है कि ऐसे यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे कि कौन सा था, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और यहीं पे बीटा 1 और बीटा 2 है ना। यहीं पे भी मैंने बताया अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और बीटा 2 बीटा 1, ये सब चीज़ें रिसेप्टर्स हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम के, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो होता क्या है डायरेक्ट एक्टिंग में, क्या होता है, जैसे डायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पे ड्रग है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, तो ये दवाइयाँ क्या करेंगी, ऐसे अल्फ़ा से डायरेक्ट जुड़ेंगी और इसके साथ इसको बढ़ा देंगी, चलो भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम काम करो बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनडायरेक्ट का क्या सीन है, इनडायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट ड्रग जो है ये क्या काम करेंगी कि इनसे ऐसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है आप लोग काम धाम करते रहिए, कोई दिक्कत होगी तो मैं सपोर्ट कर दूँगी। यानी कि डायरेक्टली नहीं कि नहीं मैं एकदम चलो तुम्हें प्रमोट कर रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ, ये इनडायरेक्टली, यानी कि इनको जब कोई दिक्कत होगी ना, जैसे कि आपको जब मैंने न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था लास्ट में कि एंजाइम्स आते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देते हैं, इंड कर देते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इंड होने लगे न्यूरोट्रांसमीटर तो दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि वो रिसेप्टर से माइंड नहीं करेंगे और मैसेजेस नहीं पहुँचेंगे तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। समझ पा रहे बात? तो वही जो एंजाइम्स होती हैं ना, वो अगर जब इनको दिक्कतें करने लगती हैं रिसेप्टर्स को या फिर न्यूरोट्रांसमीटर को ख़त्म करने लगती हैं, तो ये इनडायरेक्ट वाली दवाइयाँ आती हैं और एंजाइम्स को ही रोक देती हैं। ये इनडायरेक्ट वाली दवाइयाँ जो है एंजाइम्स को रोक देंगी, जिसकी वजह से ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 का काम चलता रहेगा प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। समझ पा रहे बात आप? डायरेक्ट वाला क्या करता है, ये डायरेक्ट आएगा और इनको सपोर्ट करेगा, इनके काम को बढ़ाएगा एकदम, ठीक है, तेज तर्रार ढंग से। और इनडायरेक्ट वाला क्या करेगा, ये जिससे दिक्कतें होती हैं ना तो उनको रोकने का काम करता है। तो इनडायरेक्ट का ये सिस्टम है, ठीक है भैया, समझ गए होंगे आप, मैं ऐसा करता हूँ, है ना। चलिए, और मिक्स्ड एक्टिंग में क्या है कि दोनों तरीके से काम मिलेगा, डायरेक्ट एक्टिंग की तरफ से और इनडायरेक्ट एक्टिंग की तरफ से। समझ गया आप बात को? चलिए इसी में देखिए आगे क्या चीज़ें हैं और अब दवाइयों का नाम देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में क्या है, इफेड्रीन है, नॉरएपिनेफ्रिन
नेफ्रीन है, डोबुटामीन है और टर्बुटालिन है। ये सब दवाइयाँ का नाम आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। टर्बुटालिन जो है खांसी उसी की सब दवाई में आती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या है, एम्फेटामीन है, टायरामीन है, कोकैन है, सेलेजिलिन है ना। तो ये दवाइयाँ हैं इसमें। मिक्स्ड एक्टिंग में है इफेड्रीन। ओके, ये सब भी आपने कहीं ना कहीं एक आध दवाइयों का नाम पढ़ा है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दवाइयों का यूज हो रहा है। ओके, डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट वही बताया है, दे स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्टली। ये रिसेप्टर से जुड़ के अल्फा या फिर बीटा रिसेप्टर से जुड़ के उसे डायरेक्ट काम करवाते हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है वो उसे डायरेक्ट नहीं सपोर्ट करते, वो न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एंजाइम को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से काम चलता रहता है। या मिक्स्ड एक्टिंग में क्या है, दोनों तरीके से काम करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये दवाइयाँ जो है शरीर में काम कैसे करती हैं, या फिर कैसे कैसे हमारे सिस्टम से खेल रही हैं, है ना। राम राम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे करके एंट्री लेती हैं, और चीज़ें कैसे कैसे आखिर कर पा रही हैं, इनको समझना पड़ेगा ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, तो देखिए, अप्रॉक्स ऑल कैटेगरीज टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स गिव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। समझ पा रहे हैं बात आप। एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो भी हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और मिक्स टाइप के, ये तीनों जो है लगभग सेम तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं। जैसे कि सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या ये दवाइयाँ काम करती हैं, उसको समझ लेते हैं। इंक्रीज द कंट्रैक्शन रेट ऑफ हार्ट के कंट्रैक्शन रेट, यानी कि हार्ट जो है एक जो पोर्शन ऐसे मुट्ठी नुमा होता है, आपने पढ़ा भी होगा, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, तो इस नुमा होता है। तो इसमें आपको पता है ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन होता है, ऐसे 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 धड़कता रहता है, एकदम धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। तो ये जो धड़कने की दर है ना, कंट्रैक्शन, सिकुड़न जो है ये तेज हो जाएगा। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम भी होता है यही कि वो चीज़ों को बढ़ाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड भी बोलते हैं उसे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है वो कम करता है। तो यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की बात हो रही है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। तो क्या करते हैं ये, बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो लिखा भी है इंक्रीज द कंट्रैक्शन रेट ऑफ द हार्ट। यहीं पे कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑन द मायोकार्डियम मसल्स इंक्रीज। अब जब भाई काम कोई ज़्यादा करेगा ना, जैसे कि हार्ट तेज़ी से अगर धड़कने लगा, कंट्रिक्शन होने लगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब काम तेज़ी से होगा तो आप देखते हैं ना, तेज़ी से ऑक्सीजन की ज़रूरत हो पाती है, न्यूट्रिशन लगती है। जैसे आप दौड़ते ही हैं तो फेफड़े, हार्ट सब तेज़ी से काम करने लगते हैं। तो क्या होती है, हमें सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है, क्योंकि उसका अलग कंसेप्ट है। आपको बताया भी है मैंने बहुत बार वीडियोज़ में, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जो है आएगा नहीं शरीर में ना, तो हमारे अंदर जो भोजन पड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन, पोषण, उनका टूटना संभव ही नहीं है। केमिकल रिएक्शंस होंगे नहीं और एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी। तो हमारे हार्ट जब काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए ना। तो वही लिखा है कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑन द मायोकार्डियम मसल्स इंक्रीज्ड। मायोकार्डियम मसल्स आपको पता ही होगा क्या है, आपको कमेंट्स में बताने हैं भैया। हाँ, मायो मतलब मसल्स होता है, और कार्डियम मतलब होता है हार्ट। यानी हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और उसका कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। काम करने की क्षमता क्या होता है कि 1 मिनट में वो 5 लीटर लगभग वो पंप करती हैं, है ना। तो उनकी जो है कैपेसिटी 5 से 5.5 लीटर हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें। ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज का सिंबल है ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ जाता है ना। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है भैया। तो ये है एड्रेनर्जिक सिस्टम का, एड्रेनर्जिक ड्रग्स का काम सीवीएस पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बढ़ा देता है चीज़ों को। रिस्पिरेटरी इफेक्ट क्या है, श्वसन तंत्र पे क्या प्रभाव देता है। ब्रोंकी डायलेटेड, जो ब्रोंकाई होती है, हमने डायग्राम वगैरह बना के पहले भी समझ लिया है कई बार, तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, वही डायग्राम पड़ा हुआ है। ब्रोंकी किस सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रांक्यूल्स ये सब फैले होते हैं, ये डायलेटेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, सिकुड़ी रहेंगी। अगर ऐसे सिकुड़ी हैं तो ये फैल जाएंगी, जिससे सांस उस लेने में आसानी हो जाती है। इनहिबिट्स, आप ये भी जानते रहिए कि आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन जब अगर अच्छे से समझे रहेंगे ना, तो आप इंडिकेशन यूज जो है दवाई का अपने आप लिख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ता है इस दवाई को लेने से, इस दवाई को किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, जब हार्ट रेट कम रहे, यानी कि लो बीपी में यूज़ करेंगे। यहीं पे देखिए ब्रोंकी डायलेटेड, इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा में क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तभी सांस नहीं ले पाते हैं। और जब डायलेटेड लिख रहा है, यानी कि ये दवाइयाँ डायलेट करती हैं, तो इसको हम अस्थमा में दे सकते हैं, जैसे इफेड्रीन है, ये सब दिया जाता है। ओके, तो फार्माकोलॉजी ये देखिए लॉजिक है, आप लॉजिक समझेंगे ना भैया, तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ये बहुत आसान है,
है ना। तो आप समझिए, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाइए। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, इनहिबिट हिस्टामिन सिक्रीशन फ्रॉम मास्ट सेल विच काज एलर्जी और इन्फ्लामेशन, है ना। ये हिस्टामिन सिक्रीशन को भी रोकता है। हिस्टामिन क्या होता है, ये हमारे शरीर में एक हार्मोन्स टाइप का, एक केमिकल टाइप का सिक्रीट होता है ना। तो उससे होता क्या है कि हमारे शरीर में खुजली होने लगेगा, सूजन होने लगेगा, तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये चीज़ें हिस्टामिन को भी ये दवाइयाँ रोकती हैं, हिस्टामिन को रोकती हैं। ये हिस्टामिन है मान लीजिए, तो ये अगर फेफड़े में निकलेंगे ऐसे फेफड़े में, तो फेफड़े में क्या होगा, अभी बताया ना इसका क्या क्या काम है, दर्द करवाने लगेगा, सूजन करवाने लगेगा, खुजली करवाने लगेगा। तो हिस्टामिन का मेन रोल जो है खुजली करवाना है। तो अगर ये अब यहीं पे देखिए इनहिबिट हिस्टामिन सिक्रीशन, यानी कि खुजली वगैरह खांसी उसी जब आती है तो हिस्टामिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो ये दवाइयाँ जो है हिस्टामिन को भी रोक सकती हैं। तो यानी कि इनको हम कफ कंडीशन में, खांसी की कंडीशन में भी दे सकते हैं। फ्रॉम मास्ट सेल विच काज एलर्जी और इन्फ्लामेशन, देखिए एलर्जी करवाने का काम करता है हिस्टामिन, और इन्फ्लामेशन सूजन। यही देखिए सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट देती हैं ये दवाइयाँ। दिस ड्रग्स आर गिव सीएनएस स्टिमुलेटर इफेक्ट, ये दवाइयाँ जो है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। यानी कि जैसे आप सुस्ती आ रही है तो ये दवाइयाँ अगर ले लेंगे तो आप थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे, है ना। ओके, आई पे, आँख पे क्या इफेक्ट देता है, आपको 2-3 अंगों का याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आँख पे क्या इफेक्ट देते हैं भैया, ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सीएनएस का ये था, दिस ड्रग्स आर गिव सीएनएस स्टिमुलेटर इफेक्ट। और आई का क्या है, मिड्रियासिस। मिड्रियासिस ये एक टर्म है, मेडिकल टर्म है, इसको हम सिंपली समझेंगे तो ये होगा डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स अकर। इन दवाइयों को लेने से जो पुतली होती है, गोल सा पोर्शन जो हमारे आँख में होता है, वो जो है फैल जाता है, डायलेशन। यानी कि इसमें 2-3 चीज़ों की डायलेशन ही हो रही है, ब्रांकी का डायलेशन हो रहा है, आँखों की पुतली का डायलेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। तो आपने एक लॉजिक आज नोटिस किया होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप समझ लेंगे तो आप इंडिकेशन दवाई का एकदम इजी वे में लिख सकते हैं। ओके ब्रदर, चलिए देखिए आगे क्या है, इंडिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब इंडिकेशन क्या है इसका, यूज इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ब्रेडिकार्डिया, हाँ लो बीपी, देखिए अभी लॉजिक मैंने बताया था। इन अस्थमा यूज, अस्थमा में भी यूज होगा। दिस ड्रग आर यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू इम्यून सिस्टम रिलीज मैनी केमिकल्स देन बीपी लो, ब्रीदिंग स्टॉप्स एक्सेट्रा। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, जब इम्यून सिस्टम हमारे बहुत ढेर सारे रिएक्शंस करने लगते हैं शरीर में तो बीपी लो हो जाएगा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है या फिर सांस लेना बंद हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी हम ये दवाइयाँ देंगे जिसकी वजह से हार्ट जो है काम करने लगेगा तेज़ी से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हार्ट रेट जो है इसकी वजह से, इस दवाइयों की वजह से बढ़ जाता है ना। अभी हमने पढ़ा था ये सब चीज़ें। ओके ब्रदर, तो ये है 2-3 यूज इसका, इंडिकेशन बोलिए या फिर यूज बोलिए। डोजेस क्या है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, अभी हमने पढ़ा था। इफेड्रिन जो है मिक्स्ड टाइप का ये ड्रग था इफेड्रिन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से काम करता था। तो ये इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो है ना भैया, ये एडमिनिस्टर्ड होता है, यानी कि प्रशासित किया जाता है, दी जाता है 15 से 30 mg TDS यानी कि तीनों टाइम, ट्राइस डे, 3 टाइम हम दे सकते हैं इफेड्रिन को। इफेड्रिन HCl हाइड्रोक्लोराइड को हम इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है या दे सकते हैं। इट एडमिनिस्टर्ड 15 to 45 ml सबक्यूटनस और IM, इसे 15 ml से लेके 45 ml तक हम सबक्यूटनस, डर्मिस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो तीसरी लेयर होती है स्किन की, उसी को सबक्यूटनस लेयर भी बोलते हैं। सबक्यूटनस लेयर यानी कि एकदम चमड़ी में लगा सकते हैं हम या फिर मसल्स में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी सिंपली। कंट्राइंडिकेशन आप समझ लेंगे इसका, कंट्राइंडिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, इसमें क्या होता है, दिस ड्रग्स आर एवॉइड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में भी इसको नहीं देना है, नहीं देना है। कंट्राइंडिकेशन में यही बताना रहता है कि किन किन कंडीशन में इन दवाइयों को नहीं देना है हमें। तो ग्लूकोमा में नहीं देंगे। ग्लूकोमा एक ऐसी अवस्था होती है हमारी आँख की जब आकुलर प्रेशर बढ़ता है, मैंने कई बार अभी बता चुका है आपको वीडियोज़ में, तो बार बार मैं डायग्राम ही बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा ना। आँख का ऐसे अगर कंडीशन है तो इसमें जो बीच वाली खाली पोर्शन है तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरी रहती है। तो जब बीपी बढ़ेगा, इन दवाइयों का इफेक्ट तो है, बीपी बढ़ा रही है तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो ग्लूकोमा में ऐसी ही दिक्कतें होती हैं कि प्रेशर की वजह से नर्व जो है डैमेज हो जाती हैं, आँख की ऑप्टिक नर्व, तो उस कंडीशन में नहीं देना है। दिस ड्रग आर नॉट यूज्ड इन हाइपरटेंशन, इसे हाइपरटेंशन में भी नहीं देना। जब बीपी बढ़ा हुआ है तो उसी में और दे देंगे आप तो और दिक्कत हो जाएगा, आदमी मर जाएगा भाई। हार्ट जो है पंप करते करते फट जाएगा, ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना, ऐसे फट जाएगा एकदम से, समझ रहे हैं बात को।
कंट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं देंगे। डायबिटिक पेशेंट को क्यों नहीं देंगे, अभी ये बोलेंगे आप। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, उनका ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि शुगर का जो है वो मरीज हो जाते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब इनको दे देंगे ना, तो इनका ब्लड थोड़ा सा हम लोगों के मुकाबले जो नॉर्मल व्यक्ति हैं भैया, ये इनका गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़े ब्लड है और उसी में आप दे देंगे ये दवाइयाँ, तो उनका बीपी जो है बढ़ जाएगा और हार्ट पे लोड पड़ने लगेगा, तो ये दिक्कतें हो जाएंगी ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। तो ये ठीक है, आपने समझ लिया, आपको समझ भी आ गया होगा। क्या समझा आपने, एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो कि हूबहू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह से ही काम करते हैं। तो इसमें आपने चीज़ें देख लिया। अब इसी का उल्टा जो क्या है, एड्रेनर्जिक हो गया एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो उसको हम समझेंगे। एंटी एड्रेनर्जिक का एड्रेनर्जिक का ड्रग्स का डिफिनेशन समझा आपने, रिसेप्टर समझा, अल्फा बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स्ड एक्टिंग, ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है इनकी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपने समझा है ना, डोज समझा इस पेज पे, और कंट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन। तो ये कंप्लीट हुआ। अगला पेज देखते हैं हम। तो अगला टॉपिक है हमारा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। बहुत सिंपल है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स के उल्टा जो दवाइयाँ काम करेंगी उसी को हम एंटी एड्रेनर्जिक बोलते हैं, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उल्टा, है ना। तो जैसे कि डिफिनीशन आप समझ लीजिए, वही चीज़ आप लिख देना है कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा बाय ब्लॉकिंग इट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट यानी कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी एड्रेनर्जिक था जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, एंटागोनिस्ट लग गया यानी एड्रेनर्जिक को रोकने वाली ऐसी दवाइयाँ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोकें उसको काम करने से। तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यानी अल्फा और बीटा को काम करने से रोकें, है ना। तो उसी को हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोल सकते हैं। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोज टाइप ड्रग्स विच एक्ट अपोजिट टू द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, या फिर इसी को बोलते हैं इट आल्सो नोन एज सिंपैथोलाइटिक्स और एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, है ना। लाइटिक्स का मतलब आपको बताया था अपोजिट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट की बात हो रही है। एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं, है ना। एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग का मतलब है रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, जो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स है ना भैया, उनको ब्लॉक कर देंगे तो ये एक्शन दे ही नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से काम जो है ख़राब हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और एंटी एड्रेनर्जिक का काम ही यही है। जैसे अल्फा रिसेप्टर यहाँ पे है, इसका मान लीजिए कुछ शेप इस टाइप से है, तो ये दवाइयाँ आएंगी ना। अब जैसे ये रिसेप्टर जो है जुड़ना चाहिए था न्यूरोट्रांसमीटर से, न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आ भी रहा था ऐसे करके जुड़ने के लिए, लेकिन यहीं पे जब दवाइयाँ दी जाती हैं ये एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो ये आके इनसे जुड़ जाती हैं। तो अब ये तो बेकार हो गए, जिससे जुड़ना था उससे जुड़ नहीं पाए, इससे जुड़ गए, तब क्या हो गया, संबंध खराब हो गया, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम हो ही नहीं पाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। समझिए बात को आप। चलिए क्लासिफिकेशन, इसमें भी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं भाई जो काम खराब कर रही हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो इसको समझ लेते हैं। अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, सही बात है, 2 कैटेगरी के रिसेप्टर्स हैं तो 2 कैटेगरी की दवाइयाँ भी होंगी, अल्फा और बीटा ब्लॉकर, रोकने वाली, बंद कर देने वाली उन चीज़ों को। तो देखिए इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। अल्फा में क्या है, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव। इसमें भी है नॉन सिलेक्टिव, बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 2 सिलेक्टिव। और ये सिलेक्टिव का सीन थोड़ा सा समझ लीजिए, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव का सीन। अभी आपको बताया कि अल्फ़ा और बीटा 2 रिसेप्टर इसमें पाए जा रहे हैं भैया। अल्फ़ा के कौन कौन से हैं, और सॉरी ये अल्फ़ा के अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये हैं मेन कटर इनके, और इनके भी हैं बीटा 1 और बीटा 2। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी भी दवाई होगी जो इनसे जुड़ेगी, इनसे नहीं जुड़ेगी, है ना। कोई दवाई ऐसी भी होगी जो A2 से जुड़ेगी, A1 से नहीं जुड़ेगी यानी अल्फ़ा से, और इसमें भी वही चीज़ें फॉलो होंगी। तो वही लिखा है 3 कैटेगरी, नॉन सिलेक्टिव, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव और अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब है, उसका कोई चुनिंदा नहीं है, इनको भी बंद कर देगा भैया, हम तुमको भी नहीं काम करने देंगे, और मूड किया तो इसको भी बंद कर देगा, यानी कि वो सिलेक्टेड नहीं है। वो अल्फ़ा 1 को भी रोक सकता है काम करने से, अल्फ़ा 2 को भी रोक सकता है। समझ पा रही बात, ब्लॉक कर देगा उनको, और ब्लॉक कर देगा तो काम ही नहीं होगा,
है ना। जैसे नाली है, नाली का काम क्या है, पानी को बहने देना, उसको आप किसी चीज़ से रोक दीजिए, ईंट पत्थर से, तो काम करना बंद। वैसे ही अल्फ़ा 1 का काम है कुछ चीज़ करवाना, तो ये दवाइयाँ आएंगी इनको रोक देंगी। अल्फ़ा 2 का काम है रोक देंगी। नॉन सिलेक्टिव का ये है कि दोनों में से किसी को रोक देगी। और अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव यानी ये सिर्फ अल्फ़ा 1 को ही रोकेंगी, बी को अल्फ़ा 2 को नहीं रोक सकती। वैसे ही अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव का मतलब है ये अल्फ़ा 2 को ही रोकेंगी, अल्फ़ा 1 को नहीं रोक सकती, है ना। ऐसे ही सेम रिसेप्टर बीटा वाले पे भी लागू होती है चीज़ें। नॉन सिलेक्टिव यानी कि ये दोनों को बंद कर सकती हैं, यानी इनके काम को रोक देंगी, बीटा 1 और बीटा 2 को। ऐसे ही बीटा 1 सिलेक्टिव का क्या सीन है, बीटा 1 को सिर्फ रोकेंगे, बीटा 2 यानी कि बीटा 2 को रोकेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ दवाइयों का नाम याद रख लेंगे, ये मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि नॉन सिलेक्टिव में लिखा है टोलाजोलिन, आपने इसमें कुछ दवाइयों का नाम पढ़ा भी है या फिर दवाइयाँ यूज होती हैं घर पे तो देखा होगा। टोलाजोलिन, फेनाटोलामीन, इर्गोटामिन, क्लोरप्रोमाजिन, फेनॉक्सीबेंजामिन, है ना। ये 3-4 नाम है, इसमें से एक आग भी आप लिख देंगे। नॉन सिलेक्टिव लिख के एक लिख दीजिए फेनोटोलामीन, हो गया बस। पेंटोलामीन, क्लोरप्रोमाजिन, बस। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव में है प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डोक्साजोसिन है और टैमसुलोसिन है। इसका नाम थोड़ा सा सेम है ना, SIN लगा हुआ है, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, है ना। और अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव में है योहिम्बीन, अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव में है योहिम्बीन। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं जब, तो देखते हैं नॉन सिलेक्टिव में क्या है, प्रोप्रानोल, है ना, प्रोप्रानोल या नोलोल है, सॉरी प्रोप्रानोलोल। यहीं पे है टाइमोलोल, नेडोलोल, है ना, ये नॉन सिलेक्टिव है। यहीं पे जब बीटा 1 सिलेक्टिव आता है तो एटनेलोल आता है, मेटोप्रोलोल आता है, एसेबुटोलोल आता है, इसम्बोलोल आता है, बिनोप्रोलोल आता है। अच्छा, ये एटनेलोल वगैरह हो सकता है आपने देखा हो, हार्ट के पेशेंट को दिया जाता है जो प्रैक्टिस अगर किए हो तो। एटनेलोल ये क्या करता है, BP को बढ़ने नहीं देता है, बीटा ब्लॉकर है ना। आपको पता होगा, एनाटॉमी आपने पढ़ा है तो, जब हार्ट का, तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है ना भाई, ऐसे कुछ, ये क्या होता है ऐसे नीचे की तरफ, मेरे हिसाब से तो वेंट्रिकल होता है, और ये ऊपर का आर्ट्रियम होता है, यही होता है भैया मेरे हिसाब से। क्या, और ऊपर जो यहीं पे अओर्टा वगैरह होता है ना भाई, अओर्टा, यहीं पे बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो बीटा रिसेप्टर जो क्या करते हैं, BP को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यही एटनेलोल वगैरह देते हैं ना, तो मेटोप्रोलोल, एटनेलोल, तो ये बीटा 1 को देखिए ब्लॉक कर देते हैं। तो बीटा 1 जब ब्लॉक हो जाएगा तो यानी कि BP बढ़ेगी ही नहीं, मतलब नॉर्मल रहेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बीटा 2 सिलेक्टिव में क्या है, ब्यूटोक्सामीन और ICI 118551, ये भी एक दवाई है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट वगैरह लिखा हुआ है, उसी हिसाब से नाम रख दिया गया इसका। बुटोक्सामीन आप एक याद रखिए, ठीक है। एटनेलोल इसमें याद रख लीजिए, मेटोप्रोलोल इसमें, बुटोक्सामीन याद रखिए। इसमें अल्फ़ा 2 में योहिम्बीन है, इसमें प्रोजेसिन है, इसमें क्लोरप्रोमाजिन याद कर लीजिए, बस बात खत्म। तो जो ट्रिक वगैरह मैंने बोला था आप लोगों से अगले वीडियोस लेक्चर में जो बनाया है कि मैं ट्रिक वगैरह पेपर के दौरान बता दूंगा, अभी आप बस समझते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेंगे कि ये आखिर काम कैसे कर रहे हैं भैया। चलिए, तो बस मुश्किल से 3-4 मिनट आपका लगे और ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए अपने चैनल को, PC फार्मा, है ना। चलिए देखिए इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, और याद रखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप समझ जाएंगे तो यानी कि आप इंडिकेशन लिख सकते हैं, यूज लिख सकते हैं इसका। इफेक्ट ऑन CNS पे क्या इफेक्ट करता है ये, दिस ड्रग्स आर यूज इन एनॉक्सियस पेशेंट विच कैन अल्टर मूड। ये चिंतित व्यक्तियों को दिया जाता है दवाइयाँ जिससे उनका मूड जो है चेंज हो जाता है। जैसे चिंतित व्यक्ति क्या है, मतलब सोचे जा रहा है, परेशान हो रहा है, ये है वो है, कूद जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, है ना। तो उसको ये दवाइयाँ दी जाएंगी तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स फील करेगा। ओके। इफेक्ट ऑन CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या काम करेगा, अभी आपको जस्ट अपोजिट करना है ब्रदर। अभी जब आप पढ़ रहे थे एड्रेनर्जिक सिस्टम, तो उसमें क्या कर रही थी दवाइयाँ, वो बढ़ा रही थी चीज़ों को। तो अब ये एंटी है, एंटी एड्रेनर्जिक यानी घटाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन ऑकर्स बाय ब्लॉकिंग अल्फा 1 रिसेप्टर। यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे वेजोडाइलेशन होगा, यानी कि नसों का डायलेशन होगा। नस हम समझते हैं जो सीरा, धमनी, ये सब चीज़ें। तो ये नस अगर ऐसे है ना, तो इसमें जब ये दवाइयाँ दी जाएंगी तो ये थोड़े से फैल जाएंगे, इसे सीधे सीधे हो जाएंगे, डायलेशन, शिथिल हो जाना, फैल जाना।
हाइपोटेंशन अकर्स, जिसकी वजह से बीपी भी लो हो जाएगी। हाइपोटेंशन, जब जाहिर सी बात है पाइप जो है क्या होती है, पतली रहती है, तो इसमें तेज़ी से प्रेशर से बहेगा कोई भी चीज़, तो वही है ना, नस है पाइप की तरह और ब्लड इसमें बह रहा है, तो पाइप ब्लड जो है नसों में, जब पतली नस है तो तेज़ी से बहेगा, और वही जब ढीला हो जाएगा तो आराम से बहेगा, तो वही प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसी को बोल दे रहे हैं हाइपोटेंशन। ड्यू टू बीटा 1 ब्लॉकर हार्ट रेट डिक्रीज, बीटा 1 ब्लॉकर की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, जो तेज़ी से एकदम धड़क रहा है, तो ये कम हो जाएगा, आराम से धड़केगा, आराम से, समझ रहे बात को। उसके बाद है एंड आल्सो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और हार्ट का काम भी कम हो जाएगा, यानी कि जो 1 मिनट में अब तेज़ी से वो दौड़ रहा है, काम कर रहा है, धड़ 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 धड़क रहा है, तो वो अब कम हो जाएगा जब धीरे धीरे धड़केगा तो। ओके। ऑन आई, आँख पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थ्रू टॉपिकल यूज और ऑरली एडमिनिस्टर्ड बीटा ब्लॉकर ऑकुलर प्रेशर डिक्रीज्ड, या डिक्रीज का ऑप्शन है, देखिए डिक्रीज का सिंपल है ना, सिंपल। तो जब इसे टॉपिकली यानी कि क्रीम के तौर पे, आँखों के पास भी भैया क्रीम लगाया जाता है। ओके, आपने हो सकता है अगर देखा हो, किसी कोई दिक्कतें रही हो, नहीं तो लगाया जाता है, जान लीजिए। या फिर ओरली एडमिनिस्टर, जब ओरल भी मुख के रास्ते भी खाया जाता है, तो होता क्या है, बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ क्या करती हैं, ऑकुलर प्रेशर, यानी अभी मैंने बताया आँख का जो अंदर जो खाली जगह होता है तो वहाँ फ्लूइड भरी होती है, तो उसको प्रेशर को कम कर देता है। ओके। ब्रोंकी अभी बताया था फेफड़े में, तो इसमें क्या इफेक्ट होता है, देखिए ड्यू टू बीटा ब्लॉकर ब्रांकियोल्स अफेक्टेड, एयरवे रेजिस्टेंस कॉम्प्लिकेशन अकर्स इन रिस्पायरेशन। अब वहाँ पे डायलेशन हो रहा था जब ब्रोंकी का, तो ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, यानी कि ब्रोंकी वगैरह को सिकुड़ा देते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं ना भैया, उल्टा सिकुड़ा देंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होंगी। कॉम्प्लिकेशन अकर्स रिस्पायरेशन, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है दिक्कत। अदर सेक्शन, और क्या क्या कार्य कर सकती हैं दवाइयाँ, रिलैक्सेशंस ऑफ स्पिंक्चर ऑफ यूरेथ्रा एंड ब्लेडर अकर्स रिजल्ट एबनॉर्मल यूरिनेशन। स्पिंक्चर आपने पढ़ा होगा किडनी वाले सिस्टम में जो था, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल देते हैं आप, है ना, उसमें स्पिंक्चर था, ब्लेडर के पास होता है या फिर यूरेथ्रा के पास होता है। थोड़ा समझ लीजिए, जब आपने ये पढ़ा होगा ना ब्लेडर, जैसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने, यहाँ पे तो यूरेटर होता है, ऐसे यूरेटर ऊपर, तो ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाया रहा होगा, यही जो है यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। इसी के पास स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर का काम क्या होता है भैया, जैसे कि आपको पता है कि आपको लगता है कि मैं पेशाब लग गया, लेकिन रोके रहते हैं, आप रोके रहते हैं, है तो एक पाइप नुमा ही ना, तो पाइप से तो गिर जाना चाहिए आराम से टॉयलेट जो है, यूरिन, लेकिन नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ पे होता है स्पिंक्चर, ये एक वाल्व की तरह सीधे सीधे आप बोल लीजिए काम करते हैं, ये रोके रहते हैं पेशाब वगैरह को। आप जब चाहते हैं ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा तो भाई निकल ही जाएगा, क्या करेंगे, वाल्व की भी तो कैपेसिटी होती है, तो वो रोकने का काम करते हैं स्पिंक्चर। तो होता क्या है, ये रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि फैल जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, ऐसे एकदम ठीक है जाओ, हमसे नहीं मतलब, जाओ गिर जाओ, लीक कर जाओ। तो ये दिक्कतें होती हैं इन दवाइयों की वजह से, थोड़ी सी एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स के। ड्यू टू अल्फा ब्लॉकर ड्रग में रिजल्ट फेलियर ऑफ इजाकुलेशन इन मेल। अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स अगर हम खाएंगे ना भैया ज़्यादा मात्रा में, चाहे उनका एक्शन ये भी देखने को मिलता है, इजाकुलेशन हो जाता है जल्दी से मेल में। इजाकुलेशन क्या होता है, मे रिजल्ट फेल्योर ऑफ इजाकुलेशन इन मेल। इजाकुलेशन का मतलब होता है जो स्पर्म जो स्खलित होता है ना, जैसे कि जब एक्साइटमेंट वगैरह होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, चाहे जैसे भी, जब इजाकुलेशन क्या होता है मेल में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है डोज ऑफ एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। अब इनकी खुराक के बारे में बस जान लेना है हमें, कितनी मात्रा में दे रहे हैं। प्रोप्रानोलोल जो हार्ट वगैरह में दी जा रहा है, एटनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये 6 से 12 घंटे के अंदर 80 से 240 mg दिया जा सकता है, ठीक है। एटनोलोल डेली रूटीन में 25 से 100 mg तक दिया जा सकता है, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है ये सब, क्योंकि हार्ट वोट ये सब क्या है, वाइटल आर्गन है ना भैया। मेटाप्रोलोल 12 घंटे के अंदर सिंगल डोज में 100 से 200 mg कैन गिवन दिया जा सकता है या फिर लिया जा सकता है। ओके ब्रदर, अब इनका जो है इंडिकेशन देख लीजिए और कंट्राइंडिकेशन, और आपने ये तो टॉपिक बहुत प्यार से पढ़ के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर आर यूज्ड, CHF में यूज किया जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर आपने पढ़ा होगा सोशल फार्मेसी वगैरह में, जहाँ भी बीमारियाँ पढ़ा था, मैं बता देता हूँ। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में होते क्या है, हार्ट के पास ना
अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो हार्ट जो है फेल करने लगता है। जैसे कि आपको कंटेंट ही ना मिले, आपको बुक ही ना मिले, आपको पढ़ने को मिले ही ना, डायरेक्ट पेपर में जाना पड़े तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो वैसे ही जब हार्ट को जब उसका जो नीड है, जो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो फेल हो जाएगा, तो वही CHF बोला जाता है ना। तो उस दौरान आप ये दवाइयाँ देंगे तो तेज़ी से उसके पास ब्लड पहुँचने लगेगा। इन माइग्रेन और एनजाइटी, अभी बताया था एनजाइटी वगैरह को कम करता है, तो एनजाइटी हो रहा है तो उसमें दे देंगे। माइग्रेन सर दर्द हो रहा है तो ये भी दवाइयाँ दे देंगे। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन कंडीशन में भी दिया जा सकता है, यानी कि बीपी जब बढ़ी हुई हो, है ना, क्योंकि ये दवाइयाँ घटाने का काम करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उल्टा काम करेंगी। ओके, क्योंकि सिंपैथोलाइटिक्स थे और जो सिंपैथोमाइमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं, यानी कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरीके से ही काम करती हैं। कार्डियक एरिदीमिया में भी दे सकते हैं। कार्डियक के जो रिदम है ना, जैसे आपने वो देखा होगा ECG वाला, ऐसे चलता है, ऐसे 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 टीवी में बीप बीप करके, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी दिया जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस ये भी है, जब चेस्ट पेन होता है, दिक्कत होती है, हार्ट के मसल्स वगैरह कमज़ोर पड़ने लगेंगे तो उस कंडीशन में भी देंगे, ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती रहे, पहुँचते रहे एकदम, है ना, ये चीज़ें टक टक करके। इन ग्लूकोमा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर यूज्ड। ग्लूकोमा में भी हम ये दवाइयाँ देंगे, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या होता है, प्रेशर आँखों में बढ़ जाता है और ग्लूकोमा हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है आँखों की, तो वही चीज़ें हम कम कंट्रोल करने के लिए इस दवाई को देंगे, ताकि बीपी लो रहे, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हो जाएंगी मेंटेन। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ उल्टा बताया क्या मैंने? हाँ, हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे ताकि बीपी कम कर किया जा सके। सॉरी यार, हाँ सही बता रहा हूँ मैं। CHF का बस कंडीशन मैंने उल्टा बताया था। CHF में क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ पे भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है आराम से अपने ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होती रहे। ओके ब्रदर, चलिए अगला इसी में क्या है, और कंट्रा इंडिकेशन। दिस ड्रग्स एवॉइड इन कंट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी में एवॉइड करेंगे। यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गए, प्रेगनेंसी। कोई भी दवाई अगर ना समझ आने भाई तो ये जरूर लिख दीजिएगा, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर दवाइयाँ जो है अवॉइड करनी ही रहती है, कंट्रा इंडिकेटेड रहती है, मना ही रहती हैं। चलिए, तो आपने ये चीज़ें पढ़ लिया प्रॉपरली। आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने चैनल PC फार्मा के साथ बने रहिए, और अपने क्लासमेट्स वगैरह को ये वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं प्रॉपर, और प्लेलिस्ट वगैरह ज़रूर देखिए, आप जाके उसको विज़िट करिए। और हमारे चैनल के नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल PC फार्मा पे जुड़ सकते हैं, लिंक हम वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।